नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस नीति ने विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक और कक्षा शिक्षण अधिगम से लेकर आकलन और साथ ही शैक्षणिक प्रबंधन आदि समस्त आयामों पर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। आज की चर्चा का विषय आकलन संबंधी अनुशंसाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा है कि विद्यार्थी के विकास के लिए हमें आकलन में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसका प्रारंभ शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांतों से ही हो जाता है। यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ एक सिद्धांत जो आकलन से संबंधित है उसमें लिखा गया है कि ट्यूशन संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले योगात्मक आकलन अर्थात समेटिव असेसमेंट के स्थान पर हमें नियमित रचनात्मक मूल्यांकन जो सीखने के लिए हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्थात ये शिक्षा नीति ये मानती है कि वर्तमान आकलन व्यवस्था बच्चों को रटंत प्रणाली पर आधारित केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान कर रही है और केवल उसी का आकलन किया जा रहा है, जिससे ट्यूशन संस्कृति जिसमें सफलता प्राप्ति के लघुतम मार्ग अर्थात शॉर्टकट्स बताए जाते हैं उसकी बहुतायतता है। इससे विद्यार्थी के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और कुल मिलाकर हम कहें तो सर्वांगीण विकास के शैक्षिक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों को स्वीकार करती है। उसमें लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक विद्यालय में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी वर्तमान प्रकृति जो परिणाम स्वरूप कोचिंग संस्कृति को जन्म दे रही है वह बहुत नुकसान कर रही है। विशेष तौर पर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अत्यधिक कोचिंग और परीक्षा तैयारी पर जोर देने से सच्ची शिक्षा के मूल्यांकन के समय को नष्ट किया जा रहा है। ये परीक्षाएं छात्रों को लचीलेपन और पसंद का विषय पढ़ने जानने की अनुमति देने के स्थान पर एक ही स्ट्रीम में सामग्री का बहुत ही संकीर्ण सीमित क्षेत्र सीखने के लिए मजबूर करती हैं, जो भविष्य की शिक्षा प्रणाली में शायद इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अर्थात नीति ये जानती है, या नीति नियंताओं ने ये स्वीकार किया है कि हमारी वर्तमान माध्यमिक विद्यालयी पद्धति में कोचिंग, ट्यूशन और परीक्षा की तैयारी इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। शायद इसका कारण ये है कि माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालयी शिक्षा है उसका सीधा सा संबंध आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से है। विद्यार्थी माध्यमिक अध्ययन करने की बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अधिक समय व्यतीत करते हैं और उसके अनुरूप ही कई बार माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम और उनकी आकलन प्रणाली दोनों निर्मित हो जाते हैं। नीति नियंताओं ने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर किसी एक विद्या शाखा विशेष अर्थात स्ट्रीम का बहुत महत्व है। विज्ञान विषय के विद्यार्थी, उसमें भी गणित विषय के विद्यार्थी, जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थी, मानविकी विषयों के विद्यार्थी, सामाजिक विज्ञानों के विद्यार्थी एक सीमित विषयों का चयन और सीखने का एक संपूर्ण क्षेत्र ना होकर एक सीमित क्षेत्र, यह वर्तमान प्रणाली के दोष हैं। यह नीति आश्वस्त करती है कि आने वाले समय में हमारे आकलन उपकरण केवल अधिगम का आकलन नहीं करेंगे वरन वे अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, तीनों पर महत्व देते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को और प्रभावी बनाने के लिए किसी भी कक्षा में प्रत्येक विषय का आकलन जब किया जाएगा तो उस आकलन में उनके लर्निंग आउटकम्स अर्थात निर्दिष्ट अधिगम प्रतिफल, उनकी क्षमताएं अर्थात कॉम्पिटेंसीज और उनका स्वभाव और प्रकृति, यह सब भी इसके साथ जुड़ा होगा। अर्थात अब आकलन केवल शैक्षिक सिद्धांतों को याद कर लेने मात्र
या उनको समझ लेने मात्र तक सीमित नहीं होगा, वरन वह अधिगम प्रतिफलों के साथ साथ उनकी क्षमताओं और स्वभाव के विकास को भी आकलित करेगा। हमारी शिक्षा नीति छात्र विकास के लिए आकलन में बदलाव की अपेक्षा रखती है। उसमें कहा गया है कि हमारी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में आकलन की संस्कृति में रटने के कौशल का परीक्षण करने वाले योगात्मक आकलन के स्थान पर हमें योग्यता आधारित, अधिक नियमित और रचनात्मक आकलन की ओर अपने आप को स्थानांतरित करना होगा। यह हमारे छात्रों के लिए सीखने और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उच्च स्तरीय कौशलों जैसे विश्लेषण, चिंतनशील सोच, वैचारिक स्पष्टता, इन सब का परीक्षण किया जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य मुख्यतः सीखने के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति ये कहती है कि हमें सभी छात्रों के लिए सीखने और उनके विकास को अनुकूलित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर संशोधन करने होंगे, अर्थात हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी सतत परिवर्तनशील रहेगी और आकलन में भी उसी के अनुरूप बदलाव आते रहेंगे। यदि ऐसा होगा तो इससे न केवल शिक्षक और छात्रों की मदद होगी, वरन संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा प्रणाली की मदद होगी। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर आकलन का मूल सिद्धांत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो विद्यार्थियों के प्रगति पत्र हैं, उनमें भी रूपांतरण की वकालत करती है। यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को देखें तो वहां कहा गया है कि सभी छात्रों के जो प्रगति पत्र होंगे उनको एक नया रूप दिया जाएगा और इस नए रूप को देने के लिए जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अर्थात परख है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये सब मिलकर के एक अलग तरह का प्रगति पत्र विकसित करेंगे, जिसको 360 डिग्री का नाम दिया गया है। अर्थात सर्वदिशीय, चहुदिशीय प्रगति इस प्रगति पत्र में सम्मिलित होगी। यह एक बहुआयामी प्रतिवेदन होगा जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक अर्थात कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों पक्षों में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति के साथ साथ उसकी विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाया जाएगा। यदि ऐसा होगा तो यह प्रगति पत्र शिक्षण मूल्यांकन के साथ साथ स्वमूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन अर्थात पीयर असेसमेंट और परियोजना आधारित और अन्वेषण आधारित शिक्षा, प्रश्नोत्तरी, भूमिका अभिनय, समूह कार्य, पोर्टफोलियो अर्थात आकलन के जो विविध उपकरण हैं और विविध आयाम हैं, उन सब में एक विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने क्या प्रगति की है, उसकी कैसी भूमिका है, इस सबका समावेशन इस प्रगति पत्र में होगा, ऐसा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानती है। यह एक समग्र प्रगति पत्र होगा जो घर और विद्यालय के बीच एक कड़ी का काम करेगा। माता पिता जब विद्यालय आएंगे अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेने के लिए, तो वह प्रगति पत्र उनके पास होगा, उनके साथ होगा, वह उनके सामने रखा जाएगा। विद्यार्थी के अध्यापक और उसके माता पिता दोनों अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास के लिए इसके विविध आयामों पर चर्चा करेंगे और वे इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से सम्मिलित होंगे। यह प्रगति पत्र शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा कि कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर प्रत्येक छात्र को किन क्षेत्रों में समर्थन की आवश्यकता है और वह समर्थन कैसे दिया जा सकता है। यह प्रगति पत्र न केवल विद्यार्थी को उसके सबल पक्षों से, उसकी रुचि के क्षेत्रों से परिचित कराएगा, उसके मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी अपेक्षा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विद्यार्थी को यह बता सकें, माता पिता को यह बता सकें, उसके अध्यापकों को यह बता सकें कि विद्यार्थी की प्रगति क्या है। और इसके लिए एक इंटरैक्टिव प्रश्नावली, एक अंतःक्रियात्मक प्रश्नावली का निर्माण किया जाएगा जो विद्यालय में बालक के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उसके विकास को ट्रैक करने, जानने में मदद देगा। साथ ही ऐसा करेंगे यदि हम, तो हमें ध्यान देने योग्य आवश्यक क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी, अर्थात वे क्षेत्र जहां बच्चों को विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है,
और साथ ही बच्चे अपना इष्टतम कैरियर विकल्प चुन सकेंगे, ऐसा इस प्रगति पत्र की रूपरेखा में अपेक्षा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल परीक्षाओं और प्रगति पत्र में ही सुधार की बात नहीं करती, वरन बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं सतत रूप से जारी रहेंगी, परंतु कोचिंग व्यवस्था पर आश्रितता को समाप्त करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए न केवल बोर्ड वरन प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा, क्योंकि कोचिंग व्यवस्था वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बहुत हानिकारक प्रभाव दे रही है। हमें इन हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए और बालक के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को फिर से डिजाइन करना होगा, जिससे छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर कई विषयों को चुनने में सक्षम हों और उनकी वे परीक्षा दे सकें। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की बात है, क्योंकि ये माना जाता है कि बोर्ड परीक्षाएं बच्चों पर अत्यधिक दबाव बनाती हैं। कई बार वह दबाव मानसिक भी होता है और उनमें कई प्रकार की कुंठाओं को जन्म देता है। यदि उन परीक्षाओं में किसी विद्यार्थी को असफलता हो या तुलनात्मक रूप से उसके अंक किसी अन्य विद्यार्थी से कम आए, तो विद्यार्थी में कई बार हीन भावना आ जाती है। यह सब उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। इन सब से बचने के लिए ये शिक्षा नीति सुझाती है कि हमें बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाना होगा और हम बोर्ड परीक्षाओं में केवल जो मुख्य क्षमताएं और दक्षताएं हैं उनका ही परीक्षण करेंगे, जिनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी आधारभूत प्रयास करता है। यदि हम ऐसा कर पाए तो बच्चा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संबंधित विषय की बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने और उसमें अच्छा करने के लिए सक्षम होगा। और बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतम दबाव को समाप्त करने के लिए किसी भी छात्र को किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान यदि वांछित हो तो 2 अवसर दिए जा सकते हैं, अर्थात बोर्ड परीक्षाओं में भी एक मुख्य परीक्षा और एक परीक्षा सुधार के लिए इसका प्रावधान करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मानती है कि हमें अधिक लचीले, छात्रों के लिए विकल्प उपलब्ध कराने वाले और सर्वश्रेष्ठ 2 प्रयासों वाले आकलन को तो तत्काल रूप से अपनाने की आवश्यकता है। यह अपेक्षा है कि सभी बोर्ड इस सुधार को तात्कालिक सुधार के रूप में स्वीकार करें। साथ ही आने वाले समय में वे बोर्ड और परीक्षाओं को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए और अधिक व्यवहार प्रतिमान विकसित करें, जिससे कोचिंग संस्कृति और परीक्षा में दबाव को कम किया जा सके। साथ ही एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है जिसमें बच्चों के पास वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, मॉड्यूलर परीक्षा समस्त विकल्प उपलब्ध हों। प्रत्येक परीक्षण में बहुत कम सामग्री हो और इनसे संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ने के तुरंत बाद ही इन परीक्षाओं को ले लिया जाए, जिससे परीक्षा का दबाव बेहतर ढंग से पूरे समय में वितरित हो जाए। ऐसा ना हो कि हर एक परीक्षा में विद्यार्थी का बहुत कुछ दांव पर लगा हो और वह दबाव अनुभव करे। हमें एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जहां विद्यार्थी पर दबाव ना हो, वह दबाव मुक्त हो। शिक्षा नीति सुझाती है कि प्रारंभ में हम गणित, विज्ञान ऐसे विषयों से प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे सभी विषयों में द्विस्तरीय आकलन को अपनाया जा सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि आकलन के 2 स्तरों में कुछ विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाए, अर्थात पहला भाग आसान हो जहां सामान्य मानक स्तर की बात हो और कुछ विषयों के जो उच्च स्तर के कौशल हैं उनको दूसरे स्तर पर आकलित किया जाए। यह भी हो सकता है कि बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को 2 भागों में तैयार किया जाए। एक भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो और दूसरा भाग वर्णनात्मक प्रकार का हो। बहुत सारे सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए हैं, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी और भी बहुत सारे हितधारक जैसे कि राज्यों में एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ असेसमेंट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अर्थात परख का सुझाव दिया गया है, ये सारी संस्थाएं और शिक्षक ये आपस में परामर्श करके एक दिशा निर्देश निर्मित किए जाएं जो विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सबको तैयार करें। और
यह शिक्षा नीति मानती है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जो विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रस्तावित है और आने वाली है, उसके अनुरूप नई आकलन प्रणाली को यदि संभव हो तो सत्र 2022-23 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण सुझाव है। वह सुझाव है आधारभूत अधिगम प्रतिफलों का सतत आकलन। प्रत्येक विषय और प्रत्येक कक्षा के स्तर पर कुछ आधारभूत अधिगम प्रतिफल पहचाने गए हैं। एनसीईआरटी ने विद्यालयी शिक्षा के लिए इस पर काफी काम किया है। स्थानीय और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मूल संप्रत्ययों का ज्ञान, उच्च स्तरीय कौशलों का विकास, वास्तविक जीवन परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग की क्षमता, इस सब का सतत आकलन हो। इसके लिए ये सुझाव दिए गए हैं कि सार्वजनिक परीक्षा केवल 10वीं और 12वीं के बाद ही ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये सुझाती है कि हमें सतत रूप से बालक की प्रगति का ज्ञान होता रहे। इसके लिए एक उपयुक्त प्राधिकरण कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के बाद भी संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लक्ष्य से सतत आकलन करे, जो रटंत ज्ञान के आकलन पर आधारित ना हो। कक्षा 3 में हम मुख्यतः मूल साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान व अन्य आधारभूत कौशलों का आकलन कर सकते हैं और इसके जो परिणाम हों उसका उपयोग केवल विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के विकासात्मक सुधार के लिए किया जाए। वे किसी विद्यार्थी की पहचान उजागर करके सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत या प्रदर्शित ना किए जाएं। अर्थात कक्षा 3, 5 और 8 के बाद के जो सतत आकलन की व्यवस्था की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, वह बालक के आकलन से अधिक संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन होगा। वह प्रक्रियागत आकलन होगा और उसका मूल उद्देश्य विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना होगा। जैसा कि बार बार यह संदर्भ आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र अर्थात परख के स्थापना की बात की है। यह कहा गया है नीति में कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसको परख नाम दिया गया है, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, इसको स्थापित किया जाए, जो छात्रों के लिए आकलन और मूल्यांकन के मानदंड, मानक और दिशा निर्देशों को स्थापित करने के मूल उद्देश्यों को पूरा करे। यह राज्य उपलब्धि सर्वेक्षणों का मार्गदर्शन करे और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन करे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का अभी संचालन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। क्योंकि देश में प्रत्येक राज्य में बोर्ड हैं, कुछ केंद्रीय बोर्ड हैं, इन सभी बोर्ड के बीच जो उनके श्रेष्ठतम अभ्यास हैं, जो उनकी श्रेष्ठतम प्रक्रियाएं हैं, उनके परिणामों को साझा करने और सभी बोर्ड के बीच शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में यह राष्ट्रीय आकलन केंद्र कार्य करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी सुझाया गया है कि यह केंद्र देश में अधिगम प्रतिफलों की उपलब्धि की निगरानी करेगा, बोर्ड को अपने आकलन अनुक्रम को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा, यदि किसी बोर्ड को आवश्यकता है तो उनकी मदद करेगा। 21वीं सदी के कौशल कौन से हैं, उनके विकास कैसे होगा, उनके विकास की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, उसका आकलन कैसे होगा, इस विषय में सभी की सहायता करेगा। यह केंद्र बोर्डों को नए आकलन अनुक्रमण और नवीनतम शोधों के बारे में सलाह देगा और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। ऐसा नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षा सुधार की जब बात की गई है तो सुधार केवल विद्यालयी परीक्षा प्रणाली में ही संभावित है। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में भी विभिन्न सुधारों की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। जैसे विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि एक समान सिद्धांत पर आधारित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। आज प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा कराता है। कई बार एक ही विश्वविद्यालय अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं कराता है। विद्यार्थियों पर बहुत सारी प्रवेश परीक्षाएं देने का दबाव हो जाता है। नीति में सुझाव दिया गया है कि जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात एनटीए है, वह साल में कम से कम 2 बार उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करे। साथ ही साथ विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में सामान्य विषय की परीक्षाओं को आयोजित करे। इस पर विद्यार्थियों की जो भी अंक आएंगे, जो भी प्राप्तांक होंगे, उन्हीं का प्रयोग उनके प्रवेश के लिए किया जाए। यह परीक्षा
अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करे, जिससे कि बच्चों में इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। छात्र को परीक्षा देने के लिए अपनी रुचि के विषय चुनने का अधिकार हो और प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक छात्र के पोर्टफोलियो को देखकर ये तय कर सके कि उसकी पोर्टफोलियो, उसकी व्यक्तिगत रुचियां और उसकी प्रतिभाएं क्या हैं और उसके आधार पर उसे उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सके। यह भी सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है कि एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण संस्था, उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के साथ साथ फेलोशिप के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का भी एक प्रमुख, विशेषज्ञ और स्वायत्त परीक्षण संगठन के तौर पर काम करेगा। एनटीए परीक्षण सेवाओं की उच्च गुणवत्ता, उसकी रेंज और उसकी लचीलापन इतना होना चाहिए कि अधिकांश विश्वविद्यालय अपनी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर इसका उपयोग करने में सक्षम हों, बजाय इसके कि सैकड़ों विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा तैयार करें। इससे छात्रों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संपूर्ण शिक्षण प्रणाली पर बोझ कम होगा। यद्यपि नीति ये कहती है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी कि वे अपने संस्थान में प्रवेश के लिए एनटीए की प्रवेश परीक्षाओं को अपनाएं या नहीं, परंतु उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सुझाव ओलंपियाड से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। देश में विभिन्न प्रकार के ओलंपियाड और अन्य विषयों पर आधारित कुछ स्तरीय प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित होती रहती हैं और इनको आगे भी आयोजित किया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। वह कहती है कि देश भर में विभिन्न विषयों के लिए ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें विद्यालय से लेकर स्थानीय स्तर तक और राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक स्पष्ट समन्वय होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र उन स्तरों पर भाग लें जिन छात्रों पर भाग लेने की वे अहर्ता रखते हैं। छात्रों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाया जाएगा और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन प्रतियोगिताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थान, कुछ सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय, इन सबको भी ये कहा जाएगा कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के परिणाम हैं या अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके परिणाम हैं, उनके परिणामों को भी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के योग्यता मानदंड के हिस्से के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। अभी हमने एक संदर्भ लिया था कि अभी तक एनसीईआरटी राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे करती है। पूरी प्रणाली की अत्याधिक समग्र जांच के लिए हमें बहुत सारे सरकारी निकायों के साथ सहयोग करके ये नीति कहती है कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अर्थात परख है, वह छात्रों के सीखने के स्तर को जानने के लिए एक न्यायादर्श आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करेगा, जो प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के साथ साथ आंकड़ों के विश्लेषण का काम भी करेगा। यह नीति सुझाती है कि राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में केवल सरकारी विद्यालय ही नहीं वरन निजी विद्यालयों को भी शामिल किया जाए और राज्यों को भी जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण अर्थात एसएसए आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन परिणामों का उद्देश्य किसी बच्चे को या किसी विद्यार्थी को किसी एक स्तर पर पहचान घोषित करना नहीं होगा, वरन इनके परिणामों का उपयोग केवल शिक्षा व्यवस्था के विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विद्यालयों में निरंतर सुधार के लिए और उनमें समग्र परिणामों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के दौरान छात्र की पहचान उजागर किए बिना इसको प्रयोग में लाया जाएगा। यह प्रस्तावित नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जब तक स्थापित नहीं होता तब तक एनसीईआरटी इस सर्वेक्षण को जारी रख सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को जब स्वतंत्रता की बात कही गई है तो वहां भी आकलन की चर्चा आई है। शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक, पठन सामग्री, दत्त कार्य इन्हीं में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, वरन आकलन कैसे होगा, किन विधियों से होगा, एक अनुमोदित ढांचे के भीतर इसकी भी निर्धारण की स्वतंत्रता शिक्षकों को दी जाएगी। नवोन्वेषी शिक्षण, अनुसंधान और सहायता सेवाओं का संचालन कैसे हो, इसके लिए शिक्षकों को सशक्त बनाया जाएगा और इन सब के लिए एक उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्य करने का जो प्रमुख प्रेरक होगा वह प्रेरक होगा
अध्यापकों की स्वायत्तता। शिक्षा नीति अंत में ऑनलाइन आकलन और परीक्षा की चुनौतियों को स्वीकार करती है। वो ये मानती है कि ऑनलाइन वातावरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों की सीमाएं, नेटवर्क और बिजली की उपलब्धता, उसमें कई बार अनैतिक अभ्यासों का होना, ये कुछ सीमाएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिनसे हमें पार पाना है। परंतु ये नीति ये भी सुझाती है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में भले ही कुछ विषयों जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान में आकलन की कुछ व्यवहारिक सीमाएं हों, लेकिन इन्हें अभिनव उपायों के साथ आंशिक रूप से दूर किया जा सकता है। हमें ऑनलाइन आकलन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इसके लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड, परख, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA व अन्य पहचाने गए निकाय एक साथ मिलकर एक नया मूल्यांकन ढांचा विकसित और कार्यान्वित करेंगे, क्योंकि 21वीं सदी के कौशलों के आकलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें शिक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके आकलन के नए तरीकों को खोजना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आकलन पर एक समग्र चिंतन किया है, जो चिंतन आकलन व्यवस्था की वर्तमान कमियों से प्रारंभ होकर आकलन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सुधारों की ओर इंगित करता है। वह सुधार चाहे परीक्षा प्रणाली के सुधार हों, संस्थागत सुधार हों, तकनीकी आधारित सुधार हों या बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले सुधार हों, साथ ही उच्च शिक्षा में किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं, इस पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। हमें ऐसा लगता है कि यदि हम आकलन व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप परिवर्तन ला पाए तो अवश्य ही अपने बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में हम अपनी भूमिका निभा सकेंगे। आप सभी ने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।